1938 आज से लगभग 83 वर्ष पूर्व उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी। इस क्षेत्र की जनता व विभिन्न नेताओं ने यहाँ की भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विषमताओं के मद्देनजर उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड को अलग कर नए राज्य की मांग का अलग अलग मंच पर समर्थन दिया। राज्य आंदोलन का यह संघर्ष आसान नहीं था। इस राज्य आंदोलन में एक सशक्त भूमिका निभाई श्री काशी सिंह ऐरी जी ने। उत्तराखंड की सियासत में ऐरी जी एक जाना पहचाना नाम है। 1994 के राज्य आंदोलन का सफलतापूर्वक इन्होंने नेतृत्व किया, जिसके फलस्वरूप सरकार विवश हो गई व 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ। आइडियल टॉक विद दीप्ति में आज हम चर्चा करेंगे ऐरी जी के राजनीतिक जीवन की और जानेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे कि उत्तराखंड क्रांति दल के यह कद्दावर नेता धीरे धीरे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से पिछड़ गए। उत्तराखंड राज्य में जो स्थान काशी सिंह ऐरी जी का होना चाहिए, आज वह नाम उन्हें क्यों नहीं मिल पाया। आज राजनीति किस हाशिए पर पहुंच चुकी है, समाज को किन नेताओं की जरूरत है, इन सभी बिंदुओं पर वार्ता की जा रही है श्री काशी सिंह ऐरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सर, सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। नई पीढ़ी के बच्चे जिनका जन्म 9 नवंबर 2000 के बाद हुआ है, वो राज्य आंदोलन के इस संघर्ष से अनभिज्ञ हैं। तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राज्य आंदोलन का ये संघर्षों भरा सफ़र कैसा रहा। देखो, हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की। इनफैक्ट हमने उत्तराखंड क्रांति दल बनाया विद द ओनली मिशन कि हम उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ेंगे। हमारा कोई सत्ता का राजनीति का इधर का नहीं था, और उसी लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। डॉक्टर डी.डी. पंत जैसे वैज्ञानिक, आप जानते हैं दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, सी.वी. रमन के शिष्य रहे हैं। वो पहले हमारे संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। और जब डी.डी. पंत इसमें आ गए और उन्होंने आह्वान किया, तो हमने भी अपनी सारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी ठीक थी, अच्छी थी। लोग कहते भी हैं तुमको तो पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कोई ध्यान नहीं, सब कुछ छोड़ के फिर हम उत्तराखंड क्रांति दल में सम्मिलित हो गए और उस लड़ाई को हमने शुरू किया। और 85 में जब मुझे अध्यक्षता का मौका मिला, मैं तब एमएलए भी हो गया था, तो उसके बाद हमने आंदोलन को कंटिन्यू किया, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, क्योंकि हमारा एक ही मिशन था कि उत्तराखंड राज्य हासिल करना है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने मतलब कोई बीच में गैप नहीं रखा। आंदोलन कभी चक्का जाम है, कभी बंद है, कभी धरना है, कभी प्रदर्शन है, रैलियाँ हैं, तमाम सारी चीज़ें करते 1994 आते आते पहले लोग बहुत ही इसको हल्के में लेते थे, बल्कि कुछ लोग जो राष्ट्रवाद की बात भी कहते हैं, इससे देश टूट जाएगा, ऐसे अनर्गल बातें करते थे। तो अल्टीमेटली उनको भी ये एहसास हुआ, जब हमने खूब मेहनत करके जनता को जोड़ा, इसमें जनता सड़क में आने लगी, तो उनको भी लगा कि अब बिना इसके ये मानने वाली यहाँ की जनता नहीं है। और उसका नतीजा 94 में, जैसा मैंने कहा, अब सब उत्सुक हो गए कि हम भी आंदोलन में आते हैं, हम भी आपका साथ आते हैं, लेकिन आपका यूपीटी का झंडा डंडा नहीं होना चाहिए जी। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं आएंगे। स्थानीय भाजपा के नेता भी कहते थे, कांग्रेस के नेता भी कहते थे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, कर्मचारी यूनियनें कहती थी, व्यापारी संघ के लोग कहते थे, वकील लोग कहते थे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा तो उत्तराखंड क्रांति दल बनाने का मतलब उत्तराखंड क्रांति दल को स्थापित करना नहीं है, हमारा तो उत्तराखंड राज्य लेना है। अगर आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल अपना झंडा डंडा पीछे कर दे और किसी और ऑर्गेनाइजेशन बना के हम आंदोलन करते हैं, स्वागत है जी। तो तब 1994 में हमने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, और कोई पॉलिटिकल आउटफिट नहीं, एक मोर्चा बना, और उसमें सारे लोग आए। और फिर तो आंदोलन व्यापक हुआ। आप जानती हैं कि 1 सितंबर को खटीमा में शहादत हुई 7 लोगों की, 2 सितंबर को मसूरी में शहादत हुई, और उसके बाद 2 अक्टूबर को हम दिल्ली रैली ले गए, तो रामपुर तिराह कांड हो गया।
ये सारी चीज़ें उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के तहत हुई, जिसमें जो भी आंदोलनकारी थे बहुत ही शांति और अहिंसात्मक ढंग से हम लोग कार्यक्रम करते थे, लेकिन सरकारी दमन हमारे पर बहुत हुआ। हाई कोर्ट ने भी इस पर हमको राहत दी, सरकार को मुआवजा देना पड़ा, तमाम सारी बातें। तो अंततोगत्वा ये बात आगे बढ़ी और इतना लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया। और 1996 में एक काम और हमने किया, हमने चुनाव का बहिष्कार किया, पार्लियामेंट इलेक्शंस थे। अच्छा। हमने नारा दिया था कि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, और उसका बड़ा व्यापक असर हुआ जी। उसमें हमको एज उत्तराखंड का दल नुकसान तो हुआ, हमारा कैडर इधर उधर हो गया क्योंकि हमने चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन जो दबाव बनना था भारत सरकार पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो पब्लिसिटी होनी थी वो हुई जी। और 96 में जाहिर है कि वो चुनाव बहिष्कार बहुत ज़्यादा सफल होते नहीं हैं, लेकिन हमने जिस तरह से उसको स्ट्रैटेजिकली ऑर्गेनाइज किया उससे काफ़ी एक किस्म से कहना चाहिए कि बहुत प्रतिशत बहुत घटा। अच्छा। और बहुत सारी जगह तो बहुत सारे बूथों से बैलेट पेपर खाली गए और ये तमाम सारी बातें हुई। तो उसका असर ये पड़ा कि 1996 में जो सरकार बनी देवी गौड़ा जी की संयुक्त मोर्चे की सरकार थी वो जी। तो उनको ये दबाव बना कि उनको लाल किले में आके ये घोषणा करनी पड़ी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा। और उसके बाद तो फिर हम लोग काफ़ी मंजिल के करीब पहुंच गए थे। फिर हमारा संघर्ष उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के तहत जारी रहा और अंततोगत्वा 9 नवंबर 2000 को भारत सरकार को मजबूर होके उत्तराखंड राज्य बनाना पड़ा। नाम बदला उन्होंने, उत्तरांचल किया, लेकिन हमने फिर लड़ाई लड़ी। हमने कहा ये कहाँ से उत्तरांचल आ गया। वो अपना ब्रांड नेम देना चाहते थे। हमने कहा हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो उत्तरांचल नाम न वेद में, न पुराण में, न इतिहास में, न सरकारी डॉक्यूमेंट में आप उठा के उत्तरांचल कह दे रहे हो, इससे हम सहमत नहीं हैं। फिर हम लड़े तो उत्तराखंड हो गया इसका नाम। और अब जब आपका जो मूल प्रश्न था कि नई पीढ़ी को जो 9 नवंबर 2000 के बाद पैदा हुई है, निश्चित तौर पर उनको इसके बारे में कतई जानकारी नहीं है। उसमें हमारी भी कमी रही है कि हमने अपना इतिहास, आंदोलन का इतिहास हम लोगों ने पब्लिश नहीं किया। जिन लोगों ने लिखा तो अपने अपने नज़रिए से लिखा, गलत सलत लिखा, और वो भी बहुत कम मात्रा में लोगों के पास आया। तो उस इतिहास की जो लिगेसी है, उसका जो अकाउंट है उस संघर्ष का, उस ऐतिहासिक संघर्ष का, वो हम लोग जनता के सामने नहीं रख पाए। और उसी का नतीजा है कि नौजवान पीढ़ी को पता नहीं है। एक दूसरा, नौजवान पीढ़ी को आज जो चुनाव का तौर तरीका है वो इतना ख़राब है कि नौजवानों को चुनाव प्रचार में ले जाते हैं दोनों राष्ट्रीय दल, महीने भर उनसे चुनाव प्रचार कराते हैं, पैसा भी देते हैं, शराब पिलाते हैं। सबसे बुरी बात ये है। और महीने भर उनको खूब शराब पिलाते हैं, उसके बाद वो पूरी की पूरी पीढ़ी शराबी हो जाती है और ऐसी चेतनाहीन हो जाती है कि उनको और कुछ दिखाई नहीं देता है। सोशल रिफॉर्म्स की बात है और उत्तराखंड आंदोलन क्या हुआ था, क्यों ये राज्य मांगा गया था, उसके इश्यूज़ क्या थे, क्या हमारे सपने थे, इन पर वो उनको कुछ सोचने का उनको मानता ही नहीं रहेगा। सर, मेरा नेक्स्ट प्रश्न इसी में से निकल कर आता है कि आज 21 वर्ष हो चुके हैं हमारे राज्य को बने हुए। तो 21 वर्षों में जिन लक्ष्यों से या जिन रीज़न से हमने एक अलग राज्य की स्थापना करी थी, आज हम उन एम्स तक पहुंचने में कितने सक्सेसफुल हो पाए हैं? आपको क्या लगता है? मुझे सच कहूँ तो बहुत निराशा होती है, क्योंकि डॉक्टर डी पंत जी से जैसे लोगों ने, इंद्रमणि बडोनी जी जैसे, विपिन त्रिपाठी जी जैसे लोग, जसवंत सिंह बिस्टी जैसे खाटी समाजवादी लोग जिन्होंने इसकी शुरुआत की, उनका जो सपना था ये था कि एक तो विकास उत्तर प्रदेश के साथ नहीं हो सकता, तो उसको अलग से प्लानिंग करके पहाड़ का गांव-गांव में सुदूर तक विकास जाएगा। दूसरा था हमारा
कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता, पलायन के लिए मजबूर होते जी। हैं। हमारा राज्य होगा तो यहाँ के लोगों को यहीं रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तीसरा ये था कि हमारे संसाधनों की जो अवैध लूट होती है, चाहे वो हमारा खनन संसाधन हो, जंगल के संसाधन हो, और भी जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर उनका एक तो बेतरतीबी से दोहन होता है, और दूसरा उस पर बाहर के लोगों का कब्जा होता है। यहाँ के लोगों को उससे कोई आमदनी नहीं होती जी, है। जी। तीसरा ये था। और चौथा मुख्य था कि भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं होता। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि यहाँ कौन क्या कर रहा है उसको खबर नहीं होती। शिकायत भी करो तो महीनों लग जाते थे। तो हमने कहा राज्य बनेगा, छोटी प्रशासनिक इकाई होगी, सरकार लोगों के गांव घर तक जाएगी, दरवाजे तक जाएगी, तो ये भ्रष्टाचार पर भी अंकुश होगा। ये 3-4 चीज़ें मोटी मोटी थी, लेकिन आज एक भी चीज़ आप भी ये महसूस करते होंगे कि एक भी चीज़ होती हुई नजर नहीं आई है, बल्कि और बढ़ गया है। बढ़ गया, पलायन बढ़ा है, पलायन बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी बेरोजगारी बढ़ी है, जी हाँ। भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो अब जब हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए हैं, तो इस राज्य का बनने का औचित्य क्या रहेगा? ये सही बात है। ये है आज हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि उत्तराखंड में आप खुद ही देख रहे होंगे कि नशा जो है वो युवाओं के बीच वो और ज़्यादा से यहाँ पर नशा है, ड्रग्स है, ये ज़्यादा फल फूल रहा है। मैंने इसीलिए कहा आपको कि इन्होंने हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बिगाड़ दी है। इनको नशे में, इनको प्रलोभन दे के, शराब पिला के आप चुनाव तो जीत जा रहे हैं, लेकिन हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। तो महीने भर तो आपने शराब पिलाई, उसके बाद चुनाव खत्म हो गए, तो फिर उसने किसी न किसी तरीके से उस अपने नशे की आदत को पूरा करना है। जी। तो वो एक किस्म से शराबी भी हो गया, नशे का गुलाम भी हो गया, और उसके साथ साथ रिलेटेड जो क्राइम्स हैं छोटे मोटे वो भी करने लगा। जी। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जी। 25 जुलाई सन 1992 को गैरसैंण में अपनी राजधानी की नींव डाली थी और उसका नाम चित्रनगर किया था। तो आप हमें ये बताइए कि गैरसैंण को राजधानी बनाना इतना ज़रूरी क्यों है? हाँ, बहुत ही मतलब सही सवाल किया है आपने। गैरसैंण राजधानी का मतलब है जो पहाड़ी राज्य है, जी। उसमें तराई भी है, बाबर भी है, वो तो सब ठीक है, लेकिन जो मुख्य जो 85% जो भूभाग है वो पर्वतीय है, और पर्वतीय राज्य है, ये सीमांत राज्य है। जब तक आप पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा? एक तो यहाँ से पलायन हो गया, आप मैदान में चले जाएंगे, तराई बाबर में चलेंगे तो वहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो एक तो उनको दिक्कत होगा, जी। और दूसरा पहाड़ खाली हो जाएगा। पहाड़ खाली होगा तो ये नेपाल और चाइना तिब्बत की सीमा में बसा हुआ है, तो केवल आर्मी ही देश को नहीं बचाती है, वहाँ के लोग भी इस देश की रक्षा करते हैं। जी। तो अब पहाड़ी खाली हो जाएगा तो फिर देश कैसे बचेगा? उसके पीछे गैरसैंण को राजधानी बनाने के पीछे हमारा मकसद ये था कि गैरसैंण में राजधानी होगी तो पहाड़ के जो चारों ओर उसके बिल्कुल एक केंद्र, खाली केंद्र नहीं है गैरसैंण, इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, बराबर की दूरी है। गैरसैंण से चाहे आप टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ से ये सब इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस है, बिल्कुल बीच में है, और उसका कंसेप्ट ही है। उत्तराखंड राज्य बनाने का जो कंसेप्ट है वो गैरसैंण के बिना पूरा नहीं हो सकता। जी। पहाड़ का विकास नहीं हो सकता। जी। अभी आपने राजधानी 21 साल हो गए देहरादून में, एक तो देहरादून शहर को भी सत्यानाश आपने किया है, और दूसरा पर्वतीय क्षेत्र भी अनछुआ रह गया है, अब उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। तो गैरसैंण राजधानी बनेगी तो वहाँ पर लोग बैठेंगे, जाएंगे, शासन चलेगा, पहाड़ की केयर होगी, पहाड़ को देखेंगे, पहाड़ को समझेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। और वो आप 21 साल तक नहीं कर पाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है। जी सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर एक नया नियम उन्होंने बनाया था। ये क्या घटना थी, इसके बारे में ज़रा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने कुछ ये सुना हुआ है कि आपने कोई प्रश्न वहाँ पर पूछे थे, शायद प्रश्नों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उसके बाद वो नया नियम बनाने पे मजबूर हो गए थे। ये कौन सी घटना थी? घटना ये थी कि मैंने उस दिन 72 सवाल मेरे आए एक ही दिन में। जी।
पूरा जो विधानसभा का एजेंडा बुक होता है वो मेरे सवालों से भर गया, किसी और एमएलए का उसमें नाम नहीं आ पाया। अच्छा। तो सबको ये लगा, उन्होंने कहा कि साहब ये तो हमारा तो नंबर नहीं आया, एक ही विधायक ने इतने सवाल पूछ दिए हैं जी कि हमारा तो नाम ही नहीं है, हमारे सवाल कहाँ गए। जी तो बड़ा हंगामा हुआ, विचार विमर्श हुआ। तो विधानसभा की नियम समिति होती है वो बैठी, उन्होंने कहा भाई एक दिन में एक ही विधायक इतने सवाल पूछेगा तो दूसरे का, अब 425 विधायक होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो फिर ये नियम बनाया उन्होंने कि एक विधायक एक दिन में केवल और केवल 5 सवाल ही पूछ सकता है। जी। नियम बदलना पड़ा। अच्छा। वो बात। इतना लंबा समय हो गया है आपके राजनीतिक जीवन को, तो पिथौरागढ़ के विकास के लिए और यहाँ की बेहतरी के लिए आपको क्या रोड मैप है, क्या क्या योजनाएं हैं, या यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं लोगों के लिए, रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए? बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन संभावनाओं को एक्सप्लोर कैसे आप करेंगे। देखिए 1993 में हवाई पट्टी का उद्घाटन हो गया था 1993 में, और आज भी वो हवाई पट्टी सुचारू नहीं है, उड़ान सुचारू नहीं है। आपका कोई आदमी टनकपुर से हल्द्वानी से चलता है तो त्रैमाम करके पिथौरागढ़ पहुँचता है। और यहाँ जो पर्यटन की इतनी सुविधा है, नैसर्गिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, और आपका हेल्थ टूरिज्म भी है, स्वास्थ्य टूरिज्म। केरला ये लोग बहुत आगे चले गए हैं। हमारे यहाँ पिथौरागढ़ की बात कर रहा हूँ, पिथौरागढ़ में ही इतना पोटेंशियल है इन सारी चीज़ों का, टूरिज्म का है, हॉर्टिकल्चर का है, पशुपालन का है, और भी सारे फॉरेस्ट का आप सही ढंग से मैनेजमेंट कर रहे हो उसका है। तो ये सारे सुविधा एक पिथौरागढ़ में ही आप अगर इसकी जो आवाजाही है उसको ठीक कर दें, लोग आएंगे यहाँ देखेंगे और उस काम को करेंगे। लेकिन आप एक सुविधा नहीं दे पाए हैं कि यहाँ से अब आप देखिए, यहाँ हमारा जिला अस्पताल है वो रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। कोई भी धारचूला से आया, पहले तो आधे रास्ते में वहीं मर जाते हैं, और यहाँ से फिर वो रिफ़र कर देते हैं हल्द्वानी या बरेली या दिल्ली, तो वो फिर उसका तो भगवानी मालिक है। तो स्वास्थ्य सुविधा भी, शिक्षा की सुविधा भी, टूरिज्म की सुविधा भी, तमाम सारा विकास तभी होगा जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, पहुँच बढ़ेगी। तो वो नहीं आप कर सके हैं तो कैसे विकास होगा। तो हमारा रोड मैप तो साफ सीधा ये है कि पहले इसकी जो पहुंच है, यहाँ आने की जाने की सुविधा है, उसको ठीक ठाक किया जाए। उसके बाद उसका विकास के लिए तमाम सारे वो है एवेन्यूज़ हैं, उनको कायदे से प्लानिंग करके खोला जाए। एक ही पिथौरागढ़ ज़िले से ही आप इतनी रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हो और लोगों का विकास कर सकते हो, रोज़गार दे सकते हो, तो उसको और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई प्लान नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विज़न नहीं है, और सारा का सारा जो कुछ होता है वो चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, और उसके बाद फिर लूट खसोट करनी है। जिस पर फोकस है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं इनके, वो एक मुनीम नहीं होता जो सेठ जी का मुनीम, सेठ जी बैठे हैं दिल्ली में और एक मुनीम को यहाँ भेज देते हैं कि तुम इतने दिनों के लिए वहाँ जाके मुनीम हो, काम करो। वो अपने मन से न सोच सकता है न कर सकता है, उसको हर बात के लिए दिल्ली भागना है, हर बात के लिए दिल्ली पूछना है कि विकास कैसे हो। चाहे वो पिथौरागढ़ हो चाहे वो उधम सिंह नहीं हो, विकास नहीं हो सकता है, न कोई सही प्लानिंग हो सकती है, न यहाँ के लोगों को आप कुछ चीज़ डिलीवर कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपको मैं बताऊं कि इन 21 सालों में ब्यूरोक्रेसी, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है क्योंकि हमारे राजनीतिक नेतृत्व के पास वो क्षमता नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, वो विज़न नहीं है, तो वो ये चलाते हैं। वो एक प्रस्ताव बनाएंगे, ये साहब ये होना चाहिए, और उसने दस्तखत कर दिए पॉलिटिकल लीडरशिप ने। तो उसका नतीजा ये है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं। सर, बीते कुछ समय पे यूकेडी का जनाधार कम होता दिखाई दिया, इसका मुख्य कारण क्या है? अब देखिए, मुख्य कारण बहुत सारे कारण, लेकिन मैंने एक दो कारण जो मैंने शुरू में कहा कि एक तो हमने
अपना झंडा डंडा पीछे करके संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, तो पार्टी का संगठन कमजोर हुआ। जी। दूसरा, राज्य ने तो चुनाव नहीं का नारा दिया, उससे भी हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। उसके बाद फिर भी हम 4 सीट जीते जब पहला चुनाव हुआ, और जनता को हम ये नहीं समझा पाए कि ये इनके बस की बात नहीं है, ये खाली शासन और सत्ता करने के लिए आने वाले हैं। इनके पास विकास की, इसको आगे बढ़ाने की, उत्तराखंड को कैसे आप खुशहाल बनाएंगे, इसका कोई विजन नहीं है। तो अब उसके बाद थोड़ा बहुत हमारी पार्टी में भी महत्वाकांक्षी लोग हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा थे, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तो उसका भी बुरा असर पड़ा, तो इसलिए जनाधार कम हुआ। और एक बात और है, जो राज्य बनने के बाद चुनाव हुए हैं, 4 चुनाव हो चुके हैं, हर चुनाव में संसाधनों का इस प्रचुर मात्रा में उपयोग किया इन दोनों पार्टियों ने कि हम जैसे लोगों को चुनाव लड़ने के बारे में सोचना पड़ता है कि भाई लड़ाई कि न लड़ें। हम काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के इश्यूज़ को उठा रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, वहाँ आ जाते हैं, मोबाइल बांट के चले जाते हैं, किट बांट के चले जाते हैं, शराब की पेटी बांट जाते हैं। हम शिकायत करते हैं, प्रशासन क्या करता है, हाँ ठीक है साहब हम देखेंगे, और वो जब तक प्रशासन को हिलता जुलता है तब तक वो बांट के अपना काम करके चले जाते हैं। तो संसाधनों की इतनी खुली आम चुनाव आयोग क्या देखेगा, कहाँ से देखेगा? गली कूचों में, गांव घर में, दूर दराज में बटता है, सब कुछ बटता है, दावतें होती, बकरे कटते हैं, शराब बांटी जाती है। तो अब वो इन्होंने शराब पी, दारू पिया है, शिकार भात खाया है, तो उन्होंने वोट भी देना है, तो ऊपर से पैसा भी देना। ये लोगों की भी गलती है कि वो क्षणिक सुख के लिए, थोड़े टाइम के प्लेजर के लिए वो भूल जाते हैं। ये बात तो यहाँ पर लोगों को भी थोड़ा सा इस बारे में उनको सोचनी है। हम तो अपील करते रहते हैं अपने, मैं तो ऐसा भी नहीं कह सकता अरे इन्होंने जनता को ऐसा कह दिया कहेंगे ना, हम तो नेता, हमको पकड़ लेंगे। आपने सही कहा कि जनता को ये सोच होनी चाहिए। जो आज आपको शराब पिला के पैसा दे के वोट ले रहा है, कल आपका काम क्यों करेगा? उसने तो खरीद दिया आपको, क्यों? और ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। और जनता को इस बात की जागरूकता उसको होनी चाहिए कि भाई ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद करके वोट ले रहे हैं, ये हमारे लिए तो नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने लिए कर रहे हैं। जीतेंगे तो धंधा करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो ये समझ जनता को होनी चाहिए। हम जनता से अपील ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जी सर, अब एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि युवा नेता काशी सिंह अहरी जी, जो कि बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू नेता या सक्रिय राजनीति में आपका एक बहुत बड़ा चेहरा रहा है, जगह जगह पर आपका उत्तराखंड में नाम देखने को मिला है, लेकिन आज वर्तमान में देखते हैं कि ये मुख्य चेहरा जो है, जिन्होंने हमें इस राज्य को बना कर दिया, वो मुख्य राजनीति से कहीं भटक सा गया है। इसका कारण क्या है सर? उत्तराखंड क्रांति दल की जो मुख्य राजनीति है संघर्ष करना, उससे तो हम नहीं भटके हैं, संघर्ष अभी भी कर रहे हैं जी। अब बाकी रहा सवाल कि हम विधानसभा में पहुंचते तो बहस एक कायदे की होती, इश्यूज़ पे बहस करते, यहाँ की समस्याओं पर बहस करते। हम तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। नहीं पहुंचने का कारण मैंने बता दिया कि मोबाइल बढ़ गए, शराब बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, हमारे पास तो है नहीं। और सिद्धांत तो हम इसके पक्ष में है भी नहीं। हमारे पास होता भी तो हम ये प्रैक्टिस करके वोट नहीं ले सकते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। आप ये देखेंगे, आप उठा के देख लीजिए विधानसभा की जो कार्रवाइयाँ हैं उत्तराखंड की, आपको 90% जो बहस मिलेगी, जो अल्लाह गुल्ला होगा, वो शराब की नीति पर, खनन की नीति पर, दोनों नीति पर ही एक दूसरे पर आरोप लगना है। और दोनों ही उसी से कमाते हैं, उसी से उनके माफिया पनपते हैं, उनके विधायक पनपते हैं, उनके विधायक चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। और केवल शराब और खनन दो ऐसे धंधे हैं जो इस यहाँ की राजनीति को तो बिगाड़ ही रहे हैं, यहाँ की सामाजिक मानसिकता को भी बिगाड़ रहे हैं, और इनको कोई खबर नहीं है। इसके अलावा वो बहस किस पर होनी चाहिए, हमको कैसे प्लान करना चाहिए अपने। हाँ, हमने जब मैं पहली बार जीत के गया था, मैंने एनडी तिवारी जैसे काबिल मुख्यमंत्री थे, मैंने कहा साहब ये जो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल लेके आप यहाँ चला रहे हो, ये हमने नहीं चाहा था, ये इससे काम चलने वाला नहीं है। आप एक उत्तर प्रदेश के टुकड़े के रूप में इसको चलाओगे तो ये राज्य पनपेगा नहीं। हमने कहा था कि यहाँ के संसाधनों पर आधारित प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। मसलन जो हमारी मोनोपोली है,
हमारी मोनोपोली क्या है, हमारे पास सबसे ज़्यादा पानी है। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में उतना पानी नहीं है जितना हमारे पास है। उसको आधार बना के आप प्लानिंग करो, उसको आगे बढ़ाओ। फॉरेस्ट हमारे पास सबसे रिच है, ये पोटेंशियल और किसी स्टेट के पास नहीं है। यहाँ की टूरिज्म में चार धाम यात्रा की बात आती है तो आदमी मरने के लिए भी आता है, उसकी मजबूरी है, उसको बढ़िया तरीके से बनाओ। अब ये झगड़ा हो रहा है, वो देवस्थानम बोर्ड बना रहे हैं, तमाम सारे धंधे कर रहे हैं। ये बनाने की बजाय उनको फैसिलिटी दो, टूरिज्म बढ़ेगा, नैसर्गिक टूरिज्म बढ़ेगा, धार्मिक टूरिज्म बढ़ेगा। मैंने हेल्थ टूरिज्म की बात भी कही है, ये साहसिक पर्यटन है, सब कुछ है। इतनी ज़्यादा टूरिज्म की मोनोपोली किसी स्टेट के पास नहीं है। हमारे पास हॉर्टिकल्चर का इतना ज़्यादा स्टेट, जड़ी बूटी का इतना, ऑर्गेनिक स्टेट बन सकता है, ऑर्गेनिक स्टेट बन सकता है। और कहते हैं ऑर्गेनिक स्टेट बनाएंगे, ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, आयुष प्रदेश बनाएंगे और जड़ी बूटी वो करेंगे, लेकिन कुछ उस पर आपका फोकस है ही नहीं, केवल नारे दे रहे हैं आप। तो इसलिए हमने उस वक्त भी तिवारी जी से कहा था कि इन चीज़ों को फोकस करके आप और चीज़ों में बजट जीरो कर दो, लेकिन इन चीज़ों में बजट दो और इनकी एक प्लानिंग बनाओ, कुछ एक दीर्घकालिक प्लानिंग बना लो, एक शॉर्ट टर्म प्लान बना दो और उसको करो, तो ये स्टेट आज 20 साल में शायद बहुत आगे होगा। कुछ नहीं हुआ। ये नालायकी है, हमारे राजनीतिक नेतृत्व की नालायकी है और इनका फोकस केवल लूट खसोट पर है। अपने हाईकमान को खुश करना है, वहाँ पे भी पैसे भेजते हैं, यहाँ से लूट कर ले जाते हैं। और यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्या किस हालत में है, पलायन बढ़ रहा है, कोई इसकी चिंता इनको नहीं। जी, अब मैं अंतिम सवाल की तरफ आऊँगी और मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि आज के जो हम देखते हैं कि प्रतिभावान बच्चे हैं वो राजनीति में करियर नहीं बनाना चाहते हैं या राजनीति से दूर ही हटते हैं, दूर ही जाते हैं, तो ऐसे में काफ़ी लोगों को मौका मिल जाता है आने का जो शायद राजनीति में सक्षम नहीं है। आप बच्चों को क्या सुझाव देना चाहते हैं या आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? मैंने शुरू में भी कहा, मेरा एकेडमिक करियर बहुत अच्छा है, सब लोग जानते हैं। और मैं रिसर्च भी कर रहा था, मैं जूनियर फेलो था DST का प्रोजेक्ट में। मेरा एकेडमिक करियर बहुत बढ़िया था। हमने तो इसलिए छोड़ा कि हमको जुनून लगा, डॉक्टर DD पंत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनाना है, भाई आओ चलो जुड़ो। नहीं सर, पहले के बच्चों की बात अलग थी, पहले वास्तव में जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो ही राजनीति में आता था, लेकिन आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो आज बच्चे डॉक्टरी में जाना चाहेंगे, नीट क्लियर करेंगे, या वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वो इंजीनियरिंग में जाएंगे, लेकिन वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस शायद कम ही बनना पसंद करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है रोल मॉडल। पहले हमारे सामने रोल मॉडल हुआ करते थे बड़े, डॉक्टर DD पंत का नाम नहीं लिया। आप पार्टी छोड़ दो, KC पंत रहे हमारे यहाँ, NT तिवारी जी रहे, HN बहुगुणा जी रहे और बहुत सारे लोग रहे, गोविंद वल्लभ पंत की तो बात ही क्या करना है। ये हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे, तो इनसे प्रेरणा लेके हम राजनीति में आने की सोचते थे कि हाँ ये कह रहे हैं आपको जाना चाहिए। आज तो रोल मॉडल क्या है, जिसके पास 2-4 क्रशर हैं और खूब बजी रेता बेच रहा है, वो उनका रोल मॉडल है। जो शराब की 10 भट्टियाँ जिसके नाम पे हैं, वो चुनाव जीत रहा था, उनका रोल मॉडल वो है। तो जो बाकी जो युवा है वो देखते हैं कि यार ये राजनीति में है, ये राजनीति है, तो हम तो इससे तौबा करते हैं। तो रोल मॉडल जो है आज बदल गया। ये नए रोल मॉडल रेता माफिया, बजरी माफिया, ये ज़मीनों का धंधा करने वाले, शराब का धंधा करने वाले आज समाज में आ गए हैं। तो उनसे क्या सीखेगा, क्या प्रेरणा लेगा युवा? इसलिए राजनीति में आने से वो कतराता है, ये कारण। जी, हमारी युवा पीढ़ी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि यह बदलना तो पड़ेगा, ये जो दौर है ये भी बदलेगा, लेकिन उसके लिए युवाओं को भी अपनी ओर से प्रयास करने होंगे। ये बिगड़ गया, ख़त्म हो गया करके छोड़ देने से काम चलने वाला नहीं है। हम तो लगे हैं, इस उम्र में भी लगे हैं, बदलाव के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो नव युवकों को ये सोचना चाहिए कि भाई ये समाज हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये ज़िला, ये शहर, ये गांव हमारा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे भी कुछ अपना योगदान देना है।
और मुझे करना है, ये भावना अगर आएगी तो बहुत सारे लोग हो सकता है सामाजिक काम के क्षेत्र में आएंगे, राजनीतिक क्षेत्र के उसमें आएंगे, और तब वो इंजीनियर तो नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छा रोल मॉडल वो गांव के लोगों के लिए हो सकता है, उस इलाके के लिए हो सकता है। और इस तरह से धीरे धीरे करके अच्छे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, सेंसिटिव और चेतना वाले नौजवान आएंगे, तो फिर ये जो माफिया टाइप की राजनीति होगी वो फिर पीछे हटेगी। तो इसके लिए हमारे नवयुवकों को आगे आना चाहिए, मैं तो यही उनसे अपील कर सकता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना प्रेशियस टाइम हमारे शो को देने के लिए, हम आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू।